हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी के सभी विचारों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेनली इनके पॉलिटिकल विचार यानी राजनीतिक विचारों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं इनका जीवन परिचय, जयप्रकाश नारायण जी की प्रमुख रचनाएं, इनका राजनीतिक चिंतन क्या रहा है, भारतीय राज व्यवस्था की पुनर्रचना के बारे में इनके विचार। इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी। दल विहीन लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाने की इन्होंने बात की थी, उसकी चर्चा करेंगे। इनके आर्थिक विचारों को देखेंगे। सर्वोदयी समाजवाद की इनकी क्या अवधारणा थी, उसे देखेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा और समग्र क्रांति का इनका सिद्धांत, और सबसे लास्ट में इनका योगदान और मूल्यांकन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जयप्रकाश नारायण जी के जीवन परिचय और समसामयिक परिदृश्य के बारे में। तो लोकनायक इन्हें कहा जाता है। लोकनायक के उपनाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सारण जिले के सीता बतियारा गांव में अक्टूबर 1902 में कायस्थ परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली 1902 के अंदर ये जो सीता बतियारा गांव था ये प्रेजेंट के बिहार में है, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा डिवीज़न एग्जैक्टली नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। इनकी आरंभिक शिक्षा पटना में हुई। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के आकर्षण के चलते इन्होंने अध्ययन का बहिष्कार किया और इस आंदोलन में ये कूद पड़े। तो सभी को पता है असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया गया था। जितने भी सिविल सर्वेंट थे या टीचर थे या स्टूडेंट थे, उन लोगों ने क्या है गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नौकरियों का बहिष्कार किया। तो उसी के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई वहाँ पे छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद आगे चल के इन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अमेरिका चले गए थे। इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 1930 तक अपना शोध कार्य पूर्ण किया। यहाँ उन्हें गंभीर आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा। अपने शोध कार्य के दौरान वे मार्क्सवाद के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकृष्ट हुए। तो इनके विचार 3 स्टेजेस में हम आगे पढ़ेंगे। इनके विचार भी एमएन रॉय की तरह 3 स्टेजेस में गुजरते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। मार्क्स तथा एंगेल्स के अलावा उन्होंने जे लवस्टोन तथा मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय की रचनाओं का गहन अध्ययन किया और मार्क्सवाद के ये समर्थक बन गए। लेकिन यह सब बहुत दिनों तक नहीं चला। बाद में उनके चिंतन में मार्क्सवाद के प्रति रुझान में कमी आई और मार्क्सवाद का इन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी और सर्वोदयी समाजवाद की इन्होंने बात करनी शुरू की। 1930 में अमेरिका से भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति में फिर से सक्रिय हुए और जवाहरलाल नेहरू जी के संपर्क में ये 1930 में आए। भारत के स्वराज आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें पहली बार 1932 में मद्रास में गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की कठोर सजा के लिए इन्हें नासिक जेल भेजा गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था कि 1932 में जयप्रकाश नारायण जी को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस टाइम इन्होंने जो आंदोलन किया था उस टाइम इन्हें किस जेल में रखा गया था, तो नासिक जेल। अब 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस दौरान इन्हें हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया था, ठीक है। तो ये आगे इसी स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है। तो 1932 में इन्हें कहाँ रखा गया, नासिक जेल में। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, M.R. मसानी, S.M. जोशी तथा M.L. दांतवाला जैसे अन्य भारतीय समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग के रूप में
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1936, 1934 और 1936 के अंदर, 1934 में बेसिकली ये अस्तित्व में आया, तो 1934 के अंदर जो कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी बनाई गई उसमें कौन कौन नेता थे? तो ये जो नाम है यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, M.R. मसानी, M.S. जोशी, M.L. दांतावाला और J.P. नारायण, इन नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये नाम जुड़े हैं जिन्होंने 1934 में कांग्रेस के अंदर, ये बात इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, कांग्रेस से अलग नहीं बनाई थी। ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया, जहां से वे 1946 में रिहा हुए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने कोई सरकारी पद स्वीकार न करने का निर्णय लिया और 1948 में जेपी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने की 1948 में। ठीक है। जल्दी ही पार्टी से भी इनका मोह टूट गया और प्रजा समाजवादी पार्टी के रूप में एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा, 1946 के अंदर ये जेल से छूटे, 1948 में इन्होंने कहा कि नहीं, मैं मंत्री पद कोई भी नहीं लूँगा, ना ही सरकारी पद पर जाऊँगा, और कांग्रेस पार्टी से इन्होंने क्या कर लिया, कांग्रेस पार्टी से अलग इन्होंने क्या है, भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई। तो 1936 में इन्होंने जो पार्टी बनाई थी, 1934 की जो इनकी पार्टी थी, ये कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी थी, लेकिन इन्होंने जो 1948 में पार्टी, ये भारतीय समाजवादी पार्टी इन्होंने अलग से बनाई, कांग्रेस से अलग, और कुछ टाइम बाद इन्होंने इसका नाम बदल के प्रजा समाजवादी पार्टी रख दिया था। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। 1952 में विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए और सर्वोदयी समाजवादी आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्हीं आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने संपत्ति दान और जीवन दान जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। तो विनोबा भावे, जिन्हें पहला सर्वोदयी भी माना है महात्मा गांधी ने, ठीक है, तो इनका जो आंदोलन चल रहा था भूदान और ग्रामदान आंदोलन, तो इसके अंदर दो चीजें और जोड़ी जेपी नारायण ने, जिसे कहा गया संपत्ति दान और जीवन दान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, संपत्ति दान और जीवन दान को किसने जोड़ा, विनोबा भावे के आंदोलन में। उसके पश्चात 1970-72 में उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चल रहे हिंसक नक्सलवाद को ख़त्म करने के प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि 1972 में चंबल घाटी के तकरीबन 400 कुख्यात डाकुओं ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया तथा आम जनता की तरह जीवन जीने की कस्में खाई। तो देखिए कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका था। चंबल, जो आपको पता होगा नक्सलवादी आंदोलन जो है उसका अभी भी ये एक गढ़ है। तो 1972 में 400 डाकुओं से इन्होंने समर्पण करवाया था अपने भाषणों के द्वारा। 1974 में जेपी ने समग्र क्रांति का नारा दिया और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इंदिरा सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन का शुभारंभ किया। और 1975 के दौरान जब आपातकाल लागू था, उस दौरान उनके सहयोगी सहित इन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें 5 महीने बाद गंभीर बीमारी की हालत में छोड़ा गया। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा इसी वर्ष होने वाले चुनाव में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी बीच उनका स्वास्थ्य लगातार कमज़ोर होता रहा और 8 अक्टूबर 1979 को इनका देहांत हो गया। तो बेसिकली इनका जो जीवन परिचय है, इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, या फिर आप कह लीजिए समकालीन जो परिस्थिति है, तो वो सेम जो हमारे 1900 से लेके 1950 तक के स्वतंत्रता सेनानी है, सेम उन्हीं की तरह इनकी परिस्थितियां रही है। तो इनकी रचनाएं कई बार पूछी जाती है, तो इनकी रचनाएं आप एक बार देख लीजिए। इनकी फेमस रचनाएं, क्योंकि
जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जेपी नारायण, आपके एम.एन. रॉय और आपके इसके साथ राम मनोहर लोहिया, ये तीन ऑप्शन और इन तीनों की बुक्स एक साथ आती है। तो तीनों की बुक्स आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसने कौन सी बुक लिखी है, क्योंकि ऑप्शन में आप जब भी देखोगे लाइक क्वेश्चन आएगा व्हाई सोशलिज्म किसने लिखी, एम.एन. रॉय, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया या जेपी नारायण। तो इस तरीके से आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो व्हाई सोशलिज्म 1936 में इन्होंने लिखी है। तो 1934 में इन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर बनाई। उसके 2 साल बाद इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो टाइप का बनाया इस बुक के जरिए कि सोशलिज्म की विचारधारा मैं क्यों देना चाहता हूं और वो क्यों जरूरी है। उसके बाद 1946 में इन्होंने टुवर्ड स्ट्रगल लिखी। जब ये जेल में थे 1942 में जब इन्हें जेल में डाला गया, उसके बाद 1946 में जब ये रिहा हुए तो इन्होंने अपनी टुवर्ड स्ट्रगल बुक का पब्लिकेशन किया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आवर आइडियल एंड आवर मेथड 1949 में इन्होंने बुक लिखी। 1948 में इन्होंने क्या है कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अब 1948 मैंने आपको बताई, इन्होंने भारत की समाजवादी पार्टी बनाई। तो सेम जैसा यहाँ पे था 1934 में बनाई थी 2 साल बाद, तो यहाँ पे 1 साल बाद इन्होंने क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आवर आइडियल एंड आवर मेथड नामक एक बुक लिखी। भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने क्यों की उसके बारे में इन्होंने अपने विचार दिए। टुवर्ड न्यू सोसाइटी, जो टुवर्ड न्यू सोसाइटी बुक इन्होंने लिखी है, बेसिकली इस एरा तक, इस टाइम पीरियड तक ये क्या है दल विहीन राजनीति की बात करने लग गए थे। दल विहीन यानी कि पार्टी नहीं होनी चाहिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो टुवर्ड न्यू सोसाइटी जिसके अंदर पार्टीज आपकी नहीं होगी और ग्राम स्वराज्य या आपका ग्रास रूट पॉलिटिक्स के आधार पे हमारी डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। ठीक है। अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1 साल बाद इन्होंने ये लिखी। फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, यानी इनका जो समाजवाद की अवधारणा थी, इनकी जो समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी को त्याग कर ये सर्वोदय में कन्वर्ट हो गए, सर्वोदय विचारधारा को इन्होंने अपनाया। तो इस बुक के अंदर उसका इन्होंने बताया है कि मैं सोशलिज्म से सर्वोदय की ओर क्यों जाना चाहता हूं, उसका रैशनल इन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। अ पिक्चर ऑफ सर्वोदया सोशल ऑर्डर 1961 में इन्होंने बुक लिखी कि सर्वोदय मेरे विचार में क्या है, उसके अंदर सोशल ऑर्डर क्या रहेगा और किस प्रकार से पार्टीलेस डेमोक्रेसी के द्वारा हम शासन प्रणाली को चलाना चाहते हैं। सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, तो समाजवाद किस तरीके से सर्वोदय के अंदर आएगा और किस तरीके से डेमोक्रेसी की स्थापना सर्वोदय के अंदर होगी, 1964 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी। और प्रिजनर्स डायरी, इन्होंने प्रिजन डायरी 1977 में लिखी। तो 1975 में इमरजेंसी के दौरान इन्हें जेल में डाला गया था। तो एक ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन आता है किसने प्रिजनर डायरी लिखी और किसने प्रिजनर नोटबुक लिखी। तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक प्रिजनर डायरी है और दूसरी प्रिजनर्स नोटबुक है। तो नोटबुक आप अपने दिमाग में रख लीजिए। नोटबुक्स लिखी थी ग्रामशी ने, 30 नोटबुक्स इन्होंने लिखी थी जब वो जेल में थे। तो प्रिजनर नोटबुक ग्रामशी और प्रिजनर्स डायरी के साथ जुड़े हैं जेपी नारायण, 1975 में इन्होंने लिखी और 77 में इन्होंने ये पब्लिश की है। और टुवर्ड टोटल रेवोल्यूशन, तो 1975 के अंदर क्या है इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। तो उसके बाद इन्होंने ये 1977 में इनकी ये बुक पब्लिश होती है टुवर्ड रेवोल्यूशन। तो ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब देखते हैं इनका राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन के अंदर सारे चिंतन को हम जितना भी इनका है सभी आगे एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है। भारत में जेपी नारायण ने समाजवाद के भारतीयकरण में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा विश्वास था। वे भारत में एक नवीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो उन विसंगतियों और जो बुराइयां थी उनसे मुक्त हो जो कि आपका वेस्टर्न वर्ल्ड में चल रही थी।
वे समस्त राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं को नैतिक दृष्टिकोण से देखते थे और प्राचीन मानवीय व नैतिक मूल्यों के प्रति उनका भी लगाव था। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी आधार को ठुकराकर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानवीय व नैतिक मूल्यों पर आधारित किए जाने पर बल दिया, ताकि भारत का लोकतंत्र दलगत, जातिगत, क्षेत्रगत तथा संप्रदायगत राजनीति से मुक्त रहे। गांधी जी और विनोबा भावे के अलावा यदि किसी भारतीय विचारक ने लोकतंत्र के नैतिक आधार पर सबसे ज़्यादा बल दिया तो वो जयप्रकाश नारायण थे। तो यहाँ पे इनका क्या है, आपने देख लिया होगा, ये नवीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और भारत के अंदर क्या है, जो समाजवाद है उसका भारतीयकरण करना चाहते थे। ये इस प्रकार का समाजवाद नहीं चाहते थे जैसा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर था, जैसा कि जॉन डीवी ने कहा था, जैसा कि रॉबर्ट ओवन ने कहा था या मार्क्स ने कहा था। इनकी समाजवाद की अपनी ही धारणा है जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए अपनाए जाने वाले कदम इन्होंने जब बताए हैं उसे देखते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्यप्रियता, सहयोग की भावना, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता, मानवीय समानता में विश्वास, कर्तव्य व उत्तरदायित्व की भावना, स्वहित को जनहित के अनुरूप ढालने की तत्परता, इच्छाओं पर नियंत्रण व भौतिकवाद का परित्याग तथा सरल जीवन व्यतीत करने की क्षमता, स्वतंत्रता के प्रति लगाव तथा दमन व अत्याचार का विरोध करने का साहस रखना। तो इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए ये सारी चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें बताई है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को आप सुदृढ़ कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जे.एस. मिल के हमने विचार देखे थे। जे.एस. मिल ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या बोला था, शिक्षा का प्रसार करने की बात की थी, प्लूरल जो वोटिंग की बात की थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि विचार और अभिव्यक्ति की उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इन्होंने इस तरीके का कोई भी विचार नहीं लिया है। इनके विचार आप देखोगे तो आइडियलिस्टिक विचार है महात्मा गांधी की तरह। ठीक है, सत्यप्रियता, अब रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सत्यप्रियता का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या है, भारतीयकरण करने की कोशिश की। इन्होंने वेदों, उपनिषदों और जितने भी हमारे आइडल है उसको अपनाने की बात इन्होंने की। ठीक है, तो ये है इनकी लोकतंत्र को सफल करने के तरीके। और ये जो उपयुक्त गुण है, जो गुण इन्होंने बताए, उपयुक्त गुणों व नैतिक मूल्यों को जयप्रकाश नारायण ने एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक माना है। उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली ना होकर एक जीवन पद्धति है। डेमोक्रेसी एक शासन प्रणाली नहीं है, एक जीवन पद्धति है जिसके अंदर क्या है, सहयोग की भावना होगी, न्यायप्रियता होगी, एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व की भावना होगी। तो ये एक जीवन पद्धति है, ना कि एक शासन प्रणाली, अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र से अलग नहीं रखा जा सकता, दोनों मिलकर ही सार्वजनिक कल्याण को गति प्रदान कर सकते हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र से अलग नहीं किया जा सकता, यानी आपको पहले आर्थिक समानता समाज के अंदर लानी पड़ेगी। जब आर्थिक समानता होगी, लोग जब अपने रोटी कपड़े तक ही सोच नहीं रखेंगे और उनकी सोच बड़ी होगी, समाज के अंदर इक्वेलिटी होगी, ठीक है, तभी वो पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हैं, पॉलिटिक्स में अपनी रुचि दिखा सकते हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र के बीच इन्होंने समन्वय करने की बात की है। भारतीय राज व्यवस्था की पुनर्रचना की इन्होंने बात की। भारतीय राज व्यवस्था जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आधारित है, यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, दलगत आधार पे है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल पुनर्रचना करने की बात की, इस प्रकार के सिस्टम में बदलाव करने की इन्होंने बात की। तो जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसी राज व्यवस्था की कल्पना की है जो सर्वोन्मुख व लोक कल्याणकारी हो तथा जो सामुदायिक समाज व विकेंद्रीकरण पर आधारित हो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामुदायिक समाज और विकेंद्रीकरण पर आधारित। तो सामुदायिक समाज क्या होता है, जिसमें पूरा का पूरा समाज समूह के रूप में एकत्रित रहता है, संगठित रहता है। ठीक है, इसके लिए
वे सर्वप्रथम वर्तमान राज व्यवस्था या संसदीय लोकतंत्र की दुर्बलताओं को स्पष्ट करते हैं। तत्पश्चात अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र की बुराइयां हैं उसे किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण की एक सच्चे संसदीय लोकतंत्र में गहरी निष्ठा थी और वे इस प्रणाली को अच्छी व प्रभावी प्रणाली, शासन प्रणाली मानते थे। वे वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को पुनर्गठित कर उसे सामुदायिक समाज व विकेंद्रीकरण पर आधारित करना चाहते थे। तो इससे पहले कि आप विचारकों को देखेंगे, महात्मा गांधी को आप देखोगे, विनोबा भावे को आप देखोगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, संसदीय लोकतंत्र को बहुत ही घटिया प्रकार का लोकतंत्र माना है। इवन महात्मा गांधी ने तो ये कहा था जो संसद है वो एक बांझ औरत है क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकाल सकती है। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इसके उल्टे कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे समर्थन करता हूँ संसदीय लोकतंत्र का, लेकिन इसको क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। भारतीय राज व्यवस्था की पुनर्रचना, ठीक है, इसको डिटेल में आगे हम देखते हैं। वर्तमान संसदीय लोकतंत्र का सबसे गंभीर दोष इसका अत्यधिक केंद्रीकृत चरित्र है। संसदीय प्रणाली के अंदर क्या सबसे बड़ी कमी है कि ये सेंट्रलाइज्ड बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर बहुत ही कम प्रतिनिधि होते हैं जो कि पूरा का पूरा देश कंट्रोल करते हैं। स्वशासी संस्थाओं के अभाव, स्वशासी का मतलब यहाँ पे है जो सेल्फ गवर्नेंस की आपकी जैसे पंचायती राज है, उस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक इंडिया के अंदर ऑफिशियली या संवैधानिक रूप से लागू नहीं किया गया था, ठीक है। और औद्योगिकृत सभ्यता की जटिलताओं ने केंद्रीय सरकार को बहुत ही ज़्यादा सशक्त बना दिया था, जिसमें व्यक्ति की महत्ता बहुत ही गौण हो गई थी। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप व नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार पर बल दिए जाने के कारण केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति और तेज हुई, जिससे नौकरशाही की शक्ति में अपूर्व वृद्धि हुई और इससे एक तरह से लोक सेवकों के अधिनायकवाद को जन्म मिला। तो ये आपको पता लग गया होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य के कारण क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, सेंट्रलाइज हो गई। और सेंट्रलाइज होने के कारण क्या हुआ, उस अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया, ब्यूरोक्रेसी का। तो इसको भी इन्होंने एक खतरा बताया संसदीय डेमोक्रेसी के लिए। जयप्रकाश नारायण वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को बहुमत द्वारा निर्वाचित एवं समर्थित शासन व्यवस्था मानने से इनकार करते थे तथा इसे अल्पमत द्वारा निर्वाचित व समर्थित व्यवस्था मानते थे। जयप्रकाश नारायण आम चुनाव पद्धति के विरुद्ध थे। इसके विरुद्ध ये क्यों थे, क्योंकि आम चुनाव प्रणाली जो है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है। यही कारण था कि जेपी नारायण ने आम चुनाव की व्यवस्था का विरोध किया। यानी आम चुनाव जो होते हैं 5 साल बाद जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसका इन्होंने विरोध किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, ठीक है। इस बात पर बल इन्होंने दिया कि कानून बनाने वाली विधानसभाएं अस्थायी सदस्य ना होकर एक स्थायी सदन ये होने चाहिए, जिनकी एक निश्चित सदस्य संख्या का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के बाद किया जाना चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 साल के बाद, तो इसका इन्होंने घोर विरोध किया और इन्होंने क्या है, राज्यसभा की तरह परमानेंट हाउस बनाने की वकालत की थी लोकसभा को। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय लोकतंत्र के संचालन में शक्ति का बहाव उल्टा होता है। तो संसदीय लोकतंत्र के अंदर क्या है, शक्ति का बहाव उल्टा होता है, अर्थात इसकी स्थिति एक उल्टा पिरामिड की भांति होती है जो अपने सिर के बल खड़ा है और इसे आधार के बल खड़ा होना चाहिए। तो उल्टा पिरामिड क्या होता है, उल्टा पिरामिड इस तरीके से होता है, यानी पूरी की पूरी शक्ति यहाँ पे केंद्रित है और पूरी जनता यहाँ पे है। तो ये उल्टा पिरामिड है जो कि क्या है, शीर्ष के बल मतलब सिर के बल खड़ा है और
अगर इस तरीके का त्रिभुज सिर के बल खड़ा होगा तो ये कभी भी इधर या इधर गिर सकता है, इसलिए इसको आधार पे खड़ा करना होगा। यानी जो सेंटर के पास जो पावर है, सेंटर से पावर उठाकर आपको क्या है, स्वशासित संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आपकी जो राज्य सरकारें हैं उनके पास ये शक्तियां होनी चाहिए, ताकि ये सिर के बल खड़ा हो, सिर के बल से ये क्या है, अपने आधार पर खड़ा हो सके, शक्तियां सारी की सारी ग्रास रूट पर आ पाए। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी संसदीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण दोष के रूप में देखा और उसे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध माना है। उनके अनुसार राजनीतिक दलों का उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं, वरन सत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमाना तथा दलीय व वर्गीय हितों की पूर्ति करना होता है। जो आजकल भी आप देख रहे होंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है वो क्या करती है, वो अपने लोगों को फायदा देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ उस टाइम भी व्याप्त समाज के अंदर थी। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से नैतिकता का ह्रास तथा बेईमानी, जोड़ तोड़ व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस तरह राजनीतिक दलों ने राजनीति के स्वरूप को काफ़ी विकृत बना दिया है और नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा का एक साधन बनने के बजाय उन्होंने कुशिक्षा का अवसर पैदा कर दिया है समाज के अंदर। राजनीतिक दलों की इन विसंगतियों व कुप्रभावों को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे जी की भांति राजनीतिक दल को समाज के विरुद्ध एक षड्यंत्र माना और दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। दल विहीन लोकतंत्र और नई शासन प्रणाली के ऊपर इनकी जो विचारधारा है उसको समझ लेते हैं। जब दल ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने केवल वर्तमान शासन प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र की कमजोरियों व दोषों की ओर ही संकेत नहीं किया, बल्कि उनको दूर करने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था जो मुख्यतः एक विकेंद्रीकृत एवं दल विहीन लोकतंत्र का प्रारूप है की योजना प्रस्तुत की। इसे कुछ लोगों ने सहभागी लोकतंत्र भी कहा है। यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टी की जगह क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी की जगह सहभागी लोकतंत्र होगा कि लोग उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया करेंगे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार इस नई राजनीति व्यवस्था में शासन की पहली व सर्वोच्च इकाई ग्राम सभा होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा का जो निर्वाचन होगा डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर नहीं होगा। जैसे आपने अभी देखा होगा कि पार्टी के आधार पर पंचायतों में कई राज्यों के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं, वो पार्टी सिंबल यूज नहीं करते। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ग्राम सभा, जो कि पार्टी के आधार पर नहीं होगी, पार्टी लेस होगी, जिसमें संबंधित गांव के सभी वयस्क सदस्य माने जाएंगे तथा जो इस स्तर पर सत्ता व संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर पाएंगे। इसमें वे लोग दिन प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन के लिए आपसी सहमति के आधार पर अथवा पर्ची डालकर एक कार्यकारिणी की स्थापना करेंगे, जिसे ग्राम पंचायत कहा जाएगा। तो पर्ची डालकर इन्होंने क्या बोला था कि जिसके समर्थन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कैंडिडेट खड़े हैं, तो ये सारे लोग क्या है, पर्ची डालकर समर्थन करेंगे कि हमें एक पसंद है या दूसरा वाला हमें पसंद है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा पर्ची डालकर काम होगा। ग्राम पंचायत के सदस्य सर्वसम्मति व निर्दलीयता के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाएंगे। इनमें से कोई भी दोबारा उस पद के लिए नहीं चुना जाएगा। इससे शासन व्यवस्था में अन्य लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी एक बार जो प्रधान बन गया वो दोबारा कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा। ग्राम पंचायत का मूलभूत कार्य लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना होगा। तो काम भी इन्होंने बताया, ग्राम सभा के क्या काम होंगे, आगे पंचायत समिति के क्या काम होंगे, सेंटर का क्या काम होगा, सारे काम इन्होंने बताए हैं। तो बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का काम इन्होंने ग्राम सभा को दिया। इसके अलावा यह गाँव से बेरोजगारी दूर करने, न्यूनतम जीवन स्तर पर सुनिश्चित करने तथा सत्ता व संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने आदि का
भरसक प्रयास है वो ग्राम सभा करेगी। नई शासन व्यवस्था की दूसरी इकाई होगी पंचायत समिति। तो ये सारी आपने एक क्रम में याद रखनी है। पहले ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा के बाद जो दूसरी इकाई होगी, अब देखिए सबसे नीचे आपकी ग्राम सभा सबसे छोटी, ग्राम सभाओं को मिलाकर एक ग्राम जो आपकी बनेगी वो होगी पंचायत समिति। काफ़ी ग्राम सभाओं को मिलाकर पंचायत समिति बनेगी। ठीक है। जो आसपास के कई ग्रामों पंचायतों का एक क्षेत्रीय संगठन होगा जिसके सदस्य ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वसम्मति व निर्दलीयता के आधार पर चुने जाएंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सबसे नीचे जो ग्राम सभा है ये आपकी जैसे 3 ग्राम सभाएं हैं, इन 3 ग्राम सभाओं के जो सदस्य हैं यही लोग क्या है, निर्दलीयता यानी बिना पार्टी के क्या है अपने यहाँ से प्रतिनिधि चुनेंगे। लाइक 2 यहाँ से चुने गए, 2 यहाँ से चुने गए, 2 यहाँ से चुने गए, और ये बनी आपकी पंचायत समिति। ठीक है। शासन व्यवस्था की अब देखते हैं यहाँ पे समिति को अपने स्तर के सभी कार्य को संपन्न करने की पर्याप्त शक्ति व संसाधन प्राप्त होंगे। जो समिति को काम दिए जाएंगे वो क्या है, ऑटोनोमस तरीके से उसको प्राप्त अपने कामों को वो कर पाएंगे। शासन व्यवस्था की जो तीसरी इकाई के रूप में जिला परिषद होगी जिसके सदस्यों का चुनाव संबंधित पंचायत समितियों द्वारा होगा, ना कि उसके सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से। उसके पास भी सभी अपने कार्यों के संचालन के लिए पर्याप्त शक्तियां व संसाधन उपलब्ध होंगे। चौथे स्तर पर विधानसभाएं होंगी और 5वें स्तर है, 5वें स्तर पर लोकसभा होगी। तो बेसिकली आपने इस तरीके से एक चार्ट बना लेना है। ये आपकी क्या है, ये आधार में जैसे आपकी होगी फॉर एग्जांपल 500 पंचायतें, 500 पंचायतों में से क्या है यहाँ से चुन के सदस्य आएंगे, 200 सदस्य यहाँ पे चुन के आगे, ये बन गई आपकी पंचायत समिति। ठीक है। पंचायत समिति के जो 200 सदस्य हैं इनमें से आगे चुनकर आएंगे फॉर एग्जांपल 50 सदस्य, और ये 50 सदस्य बनाएगी जिला परिषद। और जिला परिषद आगे चलकर क्या है, विधानसभाओं का निर्माण करेंगे। विधानसभा के अंदर फॉर एग्जांपल 10 सदस्य होंगे यहाँ से 10 मेंबर, और सबसे जो लास्ट में है वो होगी आपकी लोकसभा। लोकसभा में फॉर एग्जांपल 2 सदस्य जाएंगे एक प्रांत के अंदर से। ठीक है, एक प्रांत से 2 सदस्य चुनकर जाएंगे। तो ये इस तरीके से चार्ट से आपको ये जल्दी याद रह जाएगा। विधानसभाओं व लोकसभाओं के सदस्यों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करेगा। अब देखिए, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करेगा जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सभा को 2 सदस्य चुनकर भेजने का अधिकार होगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं होगा। तो ग्राम सभा से क्या है, 2 मेंबर जाएंगे, हर एक ग्राम सभा से क्या है 2 मेंबर जाएंगे और ये निर्वाचक मंडल बनेगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा ये चुने जाएंगे। तो ग्राम पंचायतों का यहाँ पे मतलब है पंचायत समिति। पंचायत समिति का कोई भी अधिकार इसमें अपने सदस्यों को भेजने का नहीं होगा। तो ग्राम सभा से ही जाएंगे आगे विधानसभा और लोकसभा के लिए। यदि ग्राम सभा में केवल 2 ही नाम प्रस्तावित हो तो वे स्वतः ही निर्वाचक मंडल के सदस्य बन जाएंगे। यदि 2 से अधिक नाम प्रस्तावित कर दिए जाएं तो सभी नामों को एक पटल पर लिखकर प्रत्येक के लिए अलग अलग वोट लेकर उनके नामों के सामने लिख दिए जाएंगे। इस प्रकार मतदानों की पुनरावृत्ति तब तक की जाएगी जब तक कि 2 उम्मीदवारों के अतिरिक्त शेष सबके नाम निकल ना जाए। तो सिंपल, जैसे कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा, वैसे ही विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनेगा। फॉर एग्जांपल, निर्वाचक मंडल के अंदर टोटल 500 सदस्य है, 500 सदस्य है तो ग्राम सभा से क्या है 2 आदमी चुने गए हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा में ये निर्वाचक मंडल क्या करेगा, फॉर एग्जांपल 3 सदस्य यहाँ पे रख दिए गए हैं, 3 सदस्य
सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3, 3 सदस्यों के नाम प्रस्तावित है। हालांकि लेने इसमें से 2 है, तो इनमें क्या किया जाएगा, इनके नामों के आगे लिखा जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक निर्वाचक क्या है, इस व्यक्ति को क्या है 2 मत देगा, इस व्यक्ति को ये अपना 0 मत दे सकता है, इसको 1 मत। इस तरीके से ये क्या है चलेगी प्रणाली। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि एक मतदान में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम छोड़ दिया जाएगा और शेष के लिए फिर मतदान कराया जाएगा। तो एक बार आपने क्या करना है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को आपने देखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा और वोट प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। तो मतदान हाथ उठाकर कहाँ किया जाता है, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे क्या है, हाथ उठाकर समर्थन किया जाता है कि आप लोग समर्थन में है तो अपने हाथ खड़े कीजिए। तो इस तरीके से हाथ उठाकर वोट किया जाएगा और प्रचार इसके लिए कुछ नहीं होगा। इस प्रकार यह 5 स्तरीय ग्राम सभा के स्थानीय स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक ये जाएगी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी ही विकेंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था होगी। तो बेसिकली इन्होंने नेशनल लेवल की बात की है, जो 5 स्तरों के अंदर बात की है, और लास्ट जो स्तर होगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की इनकी अवधारणा है। उनका मानना था कि जब राजनीति, सत्ता व आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण होगा तो लोगों में अधिकाधिक आत्मनिर्भरता की भावना जगेगी। आर्थिक विचार इनके संक्षेप में देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को बिल्कुल स्पष्ट किया है। ठीक है, तो पहले ही आपको बता दिया है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ क्या है, आर्थिक विकेंद्रीकरण भी किया जाएगा। उनकी मान्यता थी कि यदि गांवों को राजनीतिक रूप से स्वशासक बनाना है तो उनको आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण हमें करना होगा। केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, स्वामित्व का भी विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। स्वामित्व का विकेंद्रीकरण का मतलब है, जैसा कि इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब देखिए स्वामित्व, ये बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, इसने क्या है, बहुत बड़ी पूंजी के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, तो उसका विकेंद्रीकरण क्या करना होगा, हमें उसको गवर्नमेंट के अधीन लाना होगा और उससे क्या है, सरकारी बनाना होगा। जयप्रकाश नारायण जिस अर्थव्यवस्था का अनुमोदन करते हैं वह सीमित आवश्यकताओं, जितनी आवश्यकता उतना अर्जन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि मौजूदा अर्थव्यवस्था असीमित आवश्यकताओं पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, समाज के लिए क्या है, 500, समाज के लिए कोई एक गांव है, उसके लिए 500 टन गेहूं की ज़रूरत है एक साल, तो हमें क्या है, 500 से 510 टन या 520 टन ही बनाना है। 1000 टन उत्पादन हमने नहीं करना है, यानी जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही उत्पादन करना है। अगर किसी गांव के अंदर आपको 500 की ज़रूरत है तो आप 600 नहीं बनाओगे, उससे क्या है, संसाधनों का क्या होगा, वेस्ट हो जाएंगे संसाधन। उनके अनुसार यदि मनुष्य सही अर्थों में अपनी स्वतंत्रता तथा स्वशासन का उपभोग करना चाहता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं को कम करना सीखना होगा। तो बेसिकली ये गांधीवादी प्रिंसिपल के आधार पर इन्होंने ये कहा था। उनके अनुसार वर्तमान आर्थिक केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण का परिणाम है, इसलिए आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर घरेलू कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए, जिनका चरित्र बड़े उद्योगों की तरह प्रतिद्वंदात्मक ना होकर सहयोगी और सहकारी
होगा। वे बड़े कारखानों के विरोधी थे। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी कहा करते थे कि बड़े कारखाने क्या है, आम आदमी की जॉब, रोजगार को छीनेगा, व्यवसाय को छीनेगा, उसी तरीके से इन्होंने भी बड़े कारखानों, बड़ी मशीनों का विरोध किया और घरेलू और कुटीर उद्योगों का इन्होंने समर्थन किया। जयप्रकाश नारायण की नवीन आर्थिक व्यवस्था की योजना में नियोजित विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसकी शुरुआत गांव से होगी। तो प्लान्ड क्या होगी आपकी, प्लान तरीके से आप क्या करोगे, अपना विकास करोगे। सभी संबंध गांवों को मिलाकर एक क्षेत्रीय योजना, सभी संबंध क्षेत्रों को मिलाकर एक जिला स्तरीय योजना, सभी जिलों को मिलाकर एक प्रदेश स्तरीय योजना, अंततः राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाई जाएगी। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का ये है जिस तरीके की इन्होंने शासन व्यवस्था की बात की थी, ग्रास रूट लेवल से लेके हाई लेवल तक। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या है, क्षेत्रीय योजना से जिला, जिला योजना से प्रदेश और प्रदेश से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, 4 स्तर पर इन्होंने क्या है, आर्थिक पुनर्रचना की बात की थी। योजनाबद्ध विकास का उद्देश्य मुख्यतः लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, काम के अधिकतम व न्यूनतम घंटे निश्चित करना तथा लोगों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक दशाएं तैयार करना। इसमें नियोजन नीचे से ऊपर की ओर होगा, डाउन टू अप होगा, यानी ग्रास रूट से लेके, पंचायती राज से लेके सेंटर यानी लोकसभा तक प्लानिंग की जाएगी, ना कि मौजूदा सरकारी नियोजन की तरह। तो मौजूदा जो उनके टाइम में था, जैसे पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो पंचवर्षीय योजना गांव डिसाइड नहीं करते थे, ऊपर से डिसाइड होता था, सेंटर आपका डिसाइड करता था कि ये पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए है, ये आपकी उद्योगों के लिए है, ये लघु उद्योगों के लिए है। तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको ग्रास रूट से ऊपर की ओर ये होगा। अब देखते हैं सर्वोदयी समाजवाद की इनकी अवधारणा। तो सर्वोदयी समाजवाद, सर्वोदय 2 शब्दों से निकला है, सर्व जमा उदय, जिसका अर्थ है सभी का उदय। महात्मा गांधी व विनोबा भावे की तरह जयप्रकाश नारायण ने भी सर्वोदय को लोकतांत्रिक समाजवाद का चरम आदर्श माना है। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सभी का कल्याण जिसके अंदर होगा, तो वो है सर्वोदय। वे सर्वोदय को सामाजिक दर्शन मानते हुए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, राजनीति के स्थान पर लोक नीति तथा राज्य शक्ति के स्थान पर लोक शक्ति का बोलबाला हो। यानी राज्य को कम से कम पावर होनी चाहिए, ग्रास रूट पावर ज़्यादा होनी चाहिए। सर्वोदयी समाजवाद को वे लोकतांत्रिक समाजवाद मानते थे। यह एक ऐसा समाज होगा जिसमें न केवल स्वतंत्रता, न्याय व समानता के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि इसमें एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होगी, जिसमें व्यक्ति अपनी शासन व्यवस्था का निर्माता स्वयं होगा। यह व्यवस्था पूरी तरह विकेंद्रीकृत होगी। इसमें अधिकाधिक सत्ता व संसाधन शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम सभा के पास होंगे। तो ये पूरा आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सर्वोदयी समाजवाद के अंदर इनके जितने भी विचार हमने अभी देखे वो सारे इंप्लीमेंट होंगे। उनकी मान्यता थी कि पूर्ण जो राज्य है वो कभी भी पूर्णता विलुप्त नहीं हो सकता, अतः राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी विचार ग्राम स्वराज्य, विकेंद्रीकरण तथा स्वावलंबन का महत्व स्पष्ट करते हुए एक नवीन सामाजिक व आर्थिक क्रांति की ओर संकेत करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ये मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे उस विचार को त्याग दिया क्योंकि इन्हें समझ आ गया कि राज्य कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सर्वोदय की मान्यताओं के आधार पर ही विनोबा भावे भूदान तथा ग्रामदान, जिसमें साधन दान, बुद्धिदान, श्रमदान, प्रेमदान आदि सम्मिलित है, जयप्रकाश नारायण ने अपने अंतिम चरण में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसमें संपत्ति दान और जीवन दान दोनों की श्रृंखला जोड़कर इसे आगे बढ़ाया और समग्र रूप इसे प्रदान किया।
राष्ट्रवाद की इनकी अवधारणा। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय एकता को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। वे राष्ट्रवाद को भारत में पूर्णतः पुष्पित व पल्लवित होना देखना चाहते थे, जैसा कि वह आधुनिक समय में पश्चिम यूरोप में प्रकट हुआ था। उनके अनुसार भारत ना तो कभी राष्ट्र रहा था, ना आज ही एक राष्ट्र है। किसी भी देश में राष्ट्रीयता के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता होती है, जिसका भारत में नितांत अभाव रहा है। प्रत्येक राष्ट्र के 3 निर्माणक तत्व होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जेपी नारायण के अनुसार कौन से 3 तत्व राष्ट्र के निर्माण के लिए होते हैं। तो पहला होता है राष्ट्र की स्वयं की स्पष्ट भू संपदा, यानी एक बाउंड्री होती है राष्ट्र की अपनी स्वयं की, जिसके अंदर लोग क्या है, संगठित होकर रहते हैं। दूसरा, एक समान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक एकता, यानी राज्य के अंदर क्या है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है उस तरीके की यूनिटी राज्य के अंदर होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि, तीसरा इन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त पृथक संप्रभु राष्ट्र की स्थिति, यानी राष्ट्र को क्या है, बाहरी राज्यों, बाहरी राष्ट्रों द्वारा भी उसे क्या है, मान्यता मिलनी चाहिए। तो अब देखिए, राष्ट्र की स्वयं की भू संपदा, भारत की जो खुद की भू संपदा है वो भारत के पास थी, लेकिन भारत के पास में प्राचीन काल में एकता नहीं थी और आज भी एकता स्थापित नहीं हो पाई। इसलिए इन्होंने कहा था कि भारत में ना तो कल राष्ट्रवाद था, ना ही आज राष्ट्रवाद है, और अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा क्योंकि उसे मान्यता नहीं मिली थी, तो इसलिए भी इसे एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। हालांकि राज्य के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन राष्ट्र के रूप में भारत को एक मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि भारत के अंदर एक से ज़्यादा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है, ठीक है, तो उस तरीके से इसे मान्यता नहीं मिल पाई। भारत आधुनिक अर्थों में कभी राष्ट्र नहीं रहा, यद्यपि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में एकता थी। भारत नाम का एक प्रदेश था, उसकी स्पष्ट सीमाएं थी, किंतु यह एकता आध्यात्मिक व सांस्कृतिक जनित थी, राष्ट्रवादी नहीं। राष्ट्रीय एकता के भाव का भान भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद हुआ। चूंकि राष्ट्रीय एकता थोपी हुई थी, इसलिए इसके माध्यम से राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो सकती थी। यह सच है कि उग्र ब्रिटिश राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, किंतु दुर्भाग्य से यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्रीयता में बांध सकता। इसके अनुसार अगर हम सच्चे अर्थों में भारत राष्ट्र की स्थापना करनी है, तो यह कार्य राष्ट्रीय चेतना के विकास के बगैर संभव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपने अलग अलग तरीके से इसका सोचना है राष्ट्रवाद के बारे में इन्होंने क्या कहा। आगे ये कहते हैं, यदि राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्रवाद का आधार माना जाए तो भारत को अभी अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना है। केवल प्रादेशिक एकता से राष्ट्र की स्थापना नहीं होती है, इसके लिए भावात्मक एकता का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उनके अनुसार आज प्रत्येक राष्ट्र बहुराष्ट्रीय है। मिश्रित व समन्वित राष्ट्रवाद ही आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रवाद के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है समन्वित राष्ट्रवाद का सिद्धांत। समन्वित राष्ट्रवाद का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने समन्वित राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया? समन्वित राष्ट्रवाद का सिद्धांत तो ये दिया है जेपी नारायण ने। उनका समन्वित राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण मुख्यतः 2 परिस्थितियों पर आधारित है। एक तो उनका पूर्ण धर्मनिरपेक्ष आधार और दूसरा उसमें जनता की आवश्यकताओं तथा भावनाओं के अनुरूप राष्ट्र की राजनीति।
यानी राष्ट्रवाद क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति का होगा। हिंदू राष्ट्रवाद नहीं होगा जैसा कि आज के टाइम पे चल रहा है, ना ही मुस्लिम राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद होगा धर्मनिरपेक्ष, धर्म के आधार पर कोई राष्ट्रवाद नहीं होगा और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्र की राजनीति का संचालन किया जाएगा, ना कि दलगत राजनीति के आधार पर। गांधी जी की तरह जयप्रकाश नारायण ने भी साध्य एवं साधनों के सह संबंधों को स्वीकार किया, यानी जिस प्रकार के अच्छे साधन होंगे उसी प्रकार से अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। यह मानना कि शोषण रहित समाज में सभी को पेट भर भोजन, कपड़ा तथा मकान मिल जाए तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा समाज जिसमें मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए लेकिन मानव का आचरण पशुवत हो तो उसे समाजवाद नहीं कहा जा सकता। जेपी नारायण के अनुसार शक्ति पिपासा के कारण ही फांसीवाद, नाजीवाद एवं स्टालिनवाद जैसी सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं ने राजनीति को नैतिकता विहीन कर दिया कि व्यक्ति की स्थिति ही निष्प्राण हो गई। समग्र क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन को देख लेते हैं संक्षिप्त में। समग्र क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतिम चरण यानी 1974 में इन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया। उन्होंने समग्र क्रांति के विचार में संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थान दिया। वे इस बात को आवश्यक नहीं मानते थे कि संघर्ष मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुरूप ही हो। उनकी मान्यता थी कि भारत में गांधीवाद के व्यापक प्रभाव के कारण मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर गांधीवाद है, गांधीवादी सिद्धांतों को लोग मानते हैं, इसलिए मार्क्सवादी कभी भी सफल नहीं हो सकते इंडिया में। यह एक ऐसी क्रांति होगी जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। एक मिश्रित क्रांति होगी जिसमें पिछड़े तथा दलित वर्गों का बहुमत तो होगा लेकिन उच्च वर्गों के लोग भी इसमें या तो सहयोग देंगे या सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इसमें युवा वर्ग की भूमिका होगी और वही इसका नेतृत्व करेंगे। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जो शोषण रहित होगी तथा जनता की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करेगी तथा इसमें सभी लोगों के बीच सभी वस्तुओं का समान बंटवारा होगा। जयप्रकाश नारायण की मान्यता थी कि मानवीय चेतना, जागृति व शिक्षण आंदोलन के बिना समग्र क्रांति अमृतपान संभव नहीं है। समग्र क्रांति को उपर्युक्त मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में ही जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान में औपचारिक रूप से लागू किया था। समग्र क्रांति का चरम लक्ष्य जहां समस्त समाज को सामंजस्यपूर्ण तथा संतुलित विकास था, वहीं इसके और भी उद्देश्य है। तो समग्र क्रांति के टोटल रेवोल्यूशन के उद्देश्य आप एक बार देख लीजिए। इसका पहला उद्देश्य था तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अस्वीकार्य नीतियों का शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक व आंदोलनात्मक तरीकों से प्रतिकार करना। तो टोटल रेवोल्यूशन का पहला कारण क्या था? पहला कारण था गांधी की नीतियों का विरोध। दूसरा कारण तात्कालिक ध्येय तथा भ्रष्टाचार व दल बदल की राजनीति से ग्रस्त विधानसभाओं को भंग करना तथा उनमें सोई हुई अवस्था से जगाना तथा ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना जिससे निकम्मी शासन व्यवस्था का अंत हो जाए। तो दल बदल, भ्रष्टाचार को खत्म करना और निकम्मी सरकारों को उखाड़ फेंकना, ये भी इसका लक्ष्य था। तीसरा तात्कालिक उद्देश्य था महंगाई को रोकना। महंगाई क्या है? दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। चौथा उद्देश्य इनका था जाति पाति के आधार पर भेदभाव का प्रतिकार। जहां तक समग्र क्रांति के साधनों का सवाल है, तो ये यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण की यह मान्यता थी कि यह कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था व लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को हानि पहुंचाए बिना शांतिपूर्ण उपायों व तरीकों से किया जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति के लिए अपनाए जाने वाले साधनों में बंधुत्व
अब देखिए समग्र क्रांति में कौन कौन से साधन अपनाए जाएंगे। पहले तो ये डेमोक्रेटिक होंगे और दूसरे इसके अंदर बंधुत्व, सहयोग, सह अस्तित्व की भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। उनका विचार था कि ऐसी क्रांति धर्म, दल व वर्ग निरपेक्ष युवा संगठनों द्वारा ही की जा सकती है। भारत के 6 लाख गांवों में यदि एक एक नव युवक एवं नव युवती स्वयंसेवक अपने को इस कार्य के लिए समर्पित कर दे तो 6 लाख स्वयंसेवकों का एक संगठन बन जाएगा, जिसके सामूहिक नेतृत्व में समग्र क्रांति का कार्यक्रम शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक उपायों द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात की थी कि अगर 6 लाख गांवों में से एक एक स्वयंसेवक ही समग्र क्रांति में जुड़े तो पूरा देश समग्र क्रांति से जुड़ सकता है। लोक शिक्षा द्वारा लोक शक्ति को जागृत करके ही इस आंदोलन को परवान चढ़ाया जाएगा, यानी एजुकेशन टोटल रेवोल्यूशन का परम लक्ष्य होगा, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा जिसके द्वारा समग्र क्रांति लाई जाएगी। समग्र क्रांति के आंदोलन का आरंभ 1974 में पटना के गांधी मैदान से किया गया, जिसमें हजारों बूढ़े व जवानों ने भाग लिया। जल्दी ही यह आंदोलन लोक आकर्षण का केंद्र बन गया। छात्रों ने इसमें जमकर हिस्सा लिया। विरोधों, जुलूसों के साथ विराट जनसभाएं आयोजित की गई और कर न देने के लिए आंदोलन चलाए गए। समग्र क्रांति के आंदोलन ने तत्कालिक सरकार की जड़ें हिला दी। जयप्रकाश नारायण की बढ़ती हुई लोकप्रियता व बढ़ते हुए प्रभाव से इंदिरा गांधी की सरकार डर गई। परिणाम स्वरूप जून 1975 में सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। जयप्रकाश नारायण और उनके कई सहभागियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाला गया और 1979 में इनकी मृत्यु के पश्चात समग्र क्रांति थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो गई। तो मूल्यांकन के तौर पर देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक चिंतन एवं कार्यक्रम पर यदि एक समग्र दृष्टि डाले तो उसे आसानी से 4 चरणों में बांटा जा सकता है। तो इनका जो जीवन है ये बेसिकली 4 चरणों में बांटा जा सकता है। उनके चिंतन का पहला चरण था मार्क्सवादी चरण, मार्क्सवादी प्रभाव का चरण था। इस चरण में उनमें मार्क्सवाद के प्रति गहरा अनुराग था और गांधीवाद के अहिंसा के सिद्धांत व रचनात्मक कार्यक्रम के मार्ग को वे संदेह की दृष्टि से देखते थे, किंतु जैसे जैसे वे गांधी जी के करीब आते गए मार्क्सवाद से ये दूर होते गए। दूसरा चरण इनके लाइफ का 1940 से 1952 लोकतांत्रिक समाजवाद का चरण माना जाता है। इस चरण में उन्होंने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाजवाद का आदर्श लोगों के सामने रखा जो राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत समाज हो, शोषण रहित हो तथा जिसमें न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता जैसे मूल्यों का बोलबाला हो। तो सेकंड चरण इनका था लोकतांत्रिक समाजवादी। तीसरा चरण इनका रहता है 1952 से लेके 1974 तक। इसके अंदर गांधी जी एवं विनोबा भावे जी ने के प्रभाव में आकर वे एक सर्वोदयी समाजवादी विचारक के रूप में उभरे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात ये करने लगे। 1952 से 1974 तक गांधीवादी या सर्वोदयी समाजवाद के ये समर्थक बन गए। चौथा और अंतिम चरण ये 1974 से लेकर इनकी मृत्यु तक चलता है। उनकी समग्र क्रांति का चरण था जिसका मुख्य लक्ष्य सामंजस्यपूर्ण व संतुलित विकास था। तात्कालिक सरकार की अस्वीकार्य व अमान्य नीतियों के विरुद्ध किया गया यह आंदोलन अपने आरंभिक दिनों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, किंतु 1979 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु के बाद इस आंदोलन की धारा थम सी गई। तो ये थे पूरे के पूरे विचार जेपी नारायण के। एक वीडियो के अंदर इसको कवर करने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपके लिए ये डेफिनेटली यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।